हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज शिशिका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रीजन है इसकी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो इन्वायरमेंट की लेसन हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। दो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स में के लिए यहाँ पे जो इमिशन नॉर्म्स है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही यहाँ पे CCUS के बारे में देखेंगे, अर्बन फॉरेस्ट्री, सी लेवल राइज, जैसा यहाँ पे टाइम लगेगा और जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये जो इमिशन नॉर्म्स है ना, ये आर्टिकल थोड़ी लेंदी है लेकिन काफ़ी डिटेल में है। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको न्यू कुछ जानने को मिलेगा इस आर्टिकल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और उसके बाद अगर हम लोग ये देखें, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, लेकिन ये अगेन एक आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आर्टिकल देखते हैं कि कितने देर में मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे टाइम बचेगा तो हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल भी ज़रूर ऑप्ट करेंगे। प्रीवियस लेसन देखने के लिए एक ही काम करना है, आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, फैमिली का पार्ट बनना है और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग को स्टार्टिंग से सारे लेसन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस है जो कि हम लोग एनवायरनमेंट की फर्स्ट लेसन जो देखे उसके थ्रू। तो उसका जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है नहीं पूछने के लिए, सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड सारे आर्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट है कि एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। सेकंड है कि कौन सी कमेटी है जिनके द्वारा ये रिकमेंड दिया गया था कि स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाना है। जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसी तरीके से स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाना है। तो ये किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड दिया गया था, आपको उस कमेटी का नाम बताना है। तो सिंपल सा दो क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा गया, उसी तरीके से आप लोग को भी इन दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। अब इमिशन नॉर्म्स की बात कर लेते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो पहले ये समझिए कि न्यूज़ में क्यों था टॉपिक। बहुत सारे जो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट की जो 2020 की जो डेडलाइन है वो इसको मिस कर रहे हैं, यानी कि कुछ इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना है, जिससे कि हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के द्वारा भी दिया जा रहा था। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ डेडलाइन लाए गए थे 2022 तक लिए, और इस डेडलाइन में क्या था कि पॉल्यूशन लेवल को कम करना है। पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट को इंस्टॉल करनी थी, बट अभी बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट देखे गए हैं जो कि अपने यहाँ इस तरीके का इक्विपमेंट को इंस्टॉल नहीं किए हैं। और ये आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जिनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया है ना कि इस डेडलाइन को अब थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 2 साल तक बढ़ा देना चाहिए, वो भी इस तरीके का 300 यूनिट्स में। यानी कि 300 ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जिनके पास अभी इस तरीके का जो इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे उनको टाइम देना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इस तरीके के स्टैंडर्ड का क्या ज़रूरत है। ठीक है, नीड फॉर सच स्टैंडर्ड की अगर बात कर ले तो सबसे पहले कोल डिपेंडेंट जो पावर सेक्टर है उनकी बात करते हैं। कोल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 205 गीगावाट की ज़रूरत होती है, यानी कि जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है हमारे कंट्री में, उसका आप देखोगे कि 205 गीगावाट का जो ज़रूरत है वो कोल से ही पूरा होता है। और साथ ही साथ 77% अगर हम लोग आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जा रहा है हमारे कंट्री में, वो आपको यहाँ पे कोल से ही देखने को मिलेगा। इसलिए इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपनी जो इस तरीके की कैपेसिटी जो है ना उसको और ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाए। इट मीन्स कि जो कोल के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है उससे हमारे इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं और ज़्यादा पॉल्यूट होते हैं, तो इसको इस मेजर्स को थोड़ा और कम करना है। सेकंड है कि हाई इमिशन अगर हम लोग देखें तो पावर प्लांट्स के द्वारा ही है। तो थर्मल पावर प्लांट आप देखोगे इसमें 60% तक का इंडस्ट्रियल जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, PM होता है, वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो PM होता है वो 60% तक का इमिट होता है यहाँ पे पावर प्लांट से। नेक्स्ट यहाँ पे 45% तक का SO2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है, एंड यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि 30% तक का इमिशन होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो 80% तक का जो है मरकरी भी एज ए पॉल्यूटेंट वो यहाँ पे इमिट होता है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि कितना भारी मात्रा में हमारे कंट्री में जो इस तरीके का पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है, उसमें थर्मल पावर प्लांट का कितना बड़ा हाथ है। साथ ही हेल्थ इम्पैक्ट देखें तो पॉल्यूशन इतनी बढ़ती जा रही है, एयर पॉल्यूशन इतना बढ़ते जा रहा है, तो इसके कारण ऐसा नहीं कि हमारी इन्वायरमेंट को ही नुकसान हो रहा है। हम जैसे जो इंसान हैं जो बैठे हुए हैं या फिर बाहर निकलते हैं, हमारे हेल्थ में भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है। अगर बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो यहाँ पे 80% जो इंडिया का इंडस्ट्रियल इमिशंस है ना, वो सल्फर का हमारा थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें कि ये बताया गया था
जिसमें ये बताया गया था कि सल्फ़र का सबसे ज़्यादा जो इमिशन होता है वो इंडिया से होता है। तो सल्फ़र के साथ साथ हमारे यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जिसका हाईएस्ट इमिशन आप अराउंड 80% तक देखोगे। इसके कारण क्या होता है, अगर आप सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड को इनहेल करते हो तो इससे सबसे पहला लंग डिजीज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि इससे एसिड रेन भी होता है, क्योंकि एसिड रेन जो होता है, एसिड रेन कहने का मतलब है कि इसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये पॉल्यूशन वाली रेन होती है जिसमें आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड देखने को मिलेगा। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि एसिड रेन जब देखने को मिलता है। स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है तो इससे आप लोग देख सकते हो कि हेल्थ इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है इस चीज़ से। अब कुछ और बैकग्राउंड में चल के देखते हैं, यानी कि ये जो गाइडलाइन लाया गया है ये कहाँ से निकल कर आया है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया था थर्मल पावर प्लांट के लिए कि वो अपने इमिशंस को कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और ये भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट रूल्स है 2015 का, उसके तहत, इस रूल्स के तहत अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट है उनको यहाँ पे ज़रूरत था कि वो जो नोटिफाइड लिमिट है, यानी कि 2 साल के अंदर जितना लिमिट रखा गया है उसको वो अचीव करे। और 2017 जो है एक फेज मैनर में लिया जा रहा था, यानी कि 2-2 साल का लिया जा रहा था। पहले 2015 से स्टार्ट किया गया, जिसमें जो भी यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है वो उनको जो एक लिमिट दिया गया था उस लिमिट तक वो अपने एमिशन को रिड्यूस करे। उसके बाद फिर 2017 से ये 2 साल का टारगेट चलता। ये आप देखोगे कि अभी क्या है ना कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है उसको यहाँ पे आपका अमेंड किया गया है, और ये आपका सस्पेंडेड जो पर्टिकुलर मैटर है उसके इमिशन से रिलेटेड है। और साथ ही कुछ न्यू नॉर्म्स भी लाया गया है, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मरकरी को भी रखा गया है, जो कि थर्मल पावर प्लांट से ये इमिट होता है। साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि जो मॉडिफाइड लिमिट है कुछ स्पेसिफिक वाटर कंजप्शंस का, तो उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आज के डेट में जो कन्वर्ट करता है, यानी कि एक बार जो आप देखोगे कि कंडेंसर जो कूलिंग सिस्टम है वो एक बार इसी के बेस्ड में था, तो इससे अब क्या है कि रीसर्कुलेशन टाइप में इसको जो है आपका कन्वर्ट किया गया है। तो इस पर भी फोकस किया जाएगा। ये जो डेडलाइन रखा गया है इसमें क्या है कि दिसंबर 2022 तक सारे पावर स्टेशंस को यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि वो अपने उनको जो भी यहाँ पे इमिशन स्टैंडर्ड दिया गया है, जितना लिमिट दिया गया है उस तक उनको पहुँचना है। पावर स्टेशन की अगर हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन में अगर बात करें तो इनको यहाँ पे ज़रूरत है कि जो जितने भी अभी जो नया अमेंड करके जो भी नॉर्म्स लाया गया उसके साथ वो टैकल करे, और जो रिवाइज नॉर्म्स था 2019 का उसको भी वो लेकर चले, उसके साथ आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं कि इमिशन स्टैंडर्ड क्या क्या रखा गया है थर्मल पावर प्लांट का, और आज की डेट में इसका क्या स्टेटस है ये समझते हैं। अगर हम लोग कुछ रफ एस्टिमेट ले, यानी कि एक्यूरेट नहीं, कुछ ऐसे ही मोटा मोटी समझे, तो 2015 का जो नॉर्म्स है ना, इससे आप देखोगे कि थर्मल पावर प्लांट का जो पीएम इमिशन है वो कहीं ना कहीं 35% तक कम हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 80% तक जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिड्यूस हो सकता है। साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड का कितना है तो 42% तक रिड्यूस हो सकता है। और जो वाटर कंजप्शंस होता है थर्मल पावर प्लांट में वो नियरली आप देखोगे थर्ड जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। तो एक एस्टिमेट लगाया गया है कि जो 2015 का नॉर्म्स था उससे कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर हो या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, ये कितना ज़्यादा कम हो सकता है ये बताया जा रहा है। ये जो नॉर्म्स है ना यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जिससे कि इमिशन को कम किया जाए, वाटर के यूजेस को यहाँ पे कम किया जाए। तो क्या क्या यहाँ पे आपका नॉर्म्स है, तो सबसे पहला है कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है ना उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन थर्मल पावर प्लांट से ये कम हो जाता है। सेकंड मेथड है कि सेलेक्टिव नॉन कैटलिस्टिक रिडक्शन एंड सेलेक्टिव कैटलिस्टिक रिडक्शन सिस्टम, जिसमें कि नाइट्रस ऑक्साइड के इमिशंस को कंट्रोल किया जाता है। थर्ड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्या है ना कि ये आपका जो पर्टिकुलेट मैटर है थर्मल पावर प्लांट में उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है। फोर्थ है कि यहाँ पे कूलिंग टावर को इंस्टॉल करना, जिससे क्या होगा ना कि ये जो आपका कूलिंग वाटर सिस्टम है ये क्लोज्ड कूलिंग वाटर सिस्टम जो है जिसमें कि वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होता है, उसके थ्रू यहाँ पे आपका जो है क्लोज्ड कूलिंग वाटर सिस्टम से यहाँ पे जो वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होता है वो यहाँ पे कम हो पाएगा। तो ये सारे नॉर्म्स में आपका डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया था, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, पीएम के लिए यानी पर्टिकुलेट मैटर के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है वाटर कंजप्शंस जो बहुत ज़्यादा हो रहा था उसको कम करने के लिए। तो ये चारों प्रोसेस याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम लोग बात करें अपने इंडिया में, 2017 की बात बताई जा रही है कि 165 जो गीगावाट है, आउट ऑफ कितना, तो 187 गीगावाट, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि 89% जो कंट्री की एग्जिस्टिंग कोल बेस्ड पावर कैपेसिटी है और ये कंप्लाइंस नहीं करती, यानी कि जो हमारे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन लिमिट जो 2015 का लगाया गया है ना, वो यहाँ पे अगर हम लोग इसी तरीके से कोल का इस्तेमाल करते ही रहे और इतना मास नंबर पे हम लोग जो कोल इस्तेमाल करते हैं, तो कोल से सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन 2015 के नॉर्म्स के थ्रू जो यहाँ पे बताया गया है कि हर एक थर्मल पावर प्लांट को सल्फर डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसको कम करना है, तो उसका जो लिमिट लगाया गया ना, वो लिमिट हम लोग यहाँ पे नहीं अचीव कर सकते जब तक हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट जो है कोल बेस्ड जो है पावर प्लांट है। सेकंड बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें, तो जो कोल फायर्ड कैपेसिटी है, लेस देन हाफ जो कोल फायर्ड कैपेसिटी है ना, वो यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाइंस करता है। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल कोल फायर कैपेसिटी इंडिया में देखें, तो यहाँ पे सिर्फ 27% कैपेसिटी है, जो भी यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है उसमें सिर्फ 27% कैपेसिटी है, जो कि यहाँ पे आपका जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसके साथ यहाँ पे रखा गया है, जिसमें क्या होगा कि सल्फ़र की जो इमिशन है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की इमिशन कम हो जाएगी। यानी कि सिर्फ यहाँ पे 27% ही कैपेसिटी जो है अब तक इंस्टॉल्ड हुआ है। 27% में ही आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन मेथड है वो यहाँ पे आपका लगाया गया है। 72% जो कैपेसिटी है ना, वो यहाँ पे इवन अवॉर्ड भी नहीं किया गया। यानी कि आज के डेट में आप देखोगे कि 72% तक ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन जो मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। तो ये आज के डेट में हमारे यहाँ प्रेजेंट स्टेटस है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो हम लोग स्टेटस देखे, इससे यही समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ कोल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और कोल बेस्ड जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना, उसमें अभी तक जो सरकार के द्वारा 2015 में 5 साल पहले ही जो नॉर्म्स लाया गया था, जिसके थ्रू ये कहा गया था कि सल्फर डाइऑक्साइड को कम करना है, नाइट्रस ऑक्साइड को कम करना है, साथ ही पर्टिकुलेट मैटर को कम करना है, वाटर कंजप्शन को कम करना है। तो इस 4 पॉइंट के लिए 4 डिफरेंट मेथड लाया गया था, लेकिन अब तक उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड को इस इमिशन को कम करने के लिए यहाँ पे जो आपका फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन था उसको आज तक जो है सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। 72% ऐसे कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही सिर्फ ओनली 27% ऐसे पावर कैपेसिटी है जिसमें कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा लापरवाह है हमारे अभी आज के प्रेजेंट स्टेटस में। लेकिन जो टारगेट यहाँ पे रखा गया ना, उसको अचीव करने में बहुत बड़ी चैलेंज है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से कितना अभी हमारा कंडीशन है, उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि आगे आने वाले दिनों में भी जो है, जो हम लोग को यहाँ पे टारगेट अचीव करना है 2022 तक, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है कि टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आप देखते हो कि थर्मल पावर प्लांट में अभी भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है कि जो पावर प्रोड्यूसर है हमारे कंट्री में, उनका प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो सिलेक्शन, मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन के ऊपर है, जो एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंप्लायंस का स्कोप है ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। यानी कि हमारे यहाँ जो गाइडलाइंस रखा जाता है उसके साथ हर एक थर्मल पावर प्लांट जो है ना, वो अपने आप को कंप्लायंस नहीं करते, उस अकॉर्डिंग वो चलाते नहीं है। सेकेंड है कि लाइमस्टोन और वाटर कंजप्शन की कमी देखने को मिलेगी। यानी कि काफ़ी इशूज़ है जो कि हम लोग लाइमस्टोन की अवेबिलिटी को देखते हैं और साथ ही वाटर कंजप्शंस की अवेबिलिटी को देखते हैं। यानी कि और साथ ही साथ जो यहाँ पे फ्लू गैस जो डिसल्फराइजेशन इंस्टॉलेशन प्लान है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीज़ों की अनअवेबिलिटी देखने को मिलती है। थर्ड है यहाँ पे कि एडिशनल जो कैपिटल है उसकी ज़रूरत है। यानी कि अगर हम लोग बात करें थर्मल पावर प्लांट में जिसमें कि इस तरीके का आपका इमिशन होता है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो हमारा डिस्कॉम कंपनी है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घाटे में आज के डेट में डिस्कॉम कंपनी चल रहा है। तो क्या है कि एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है यहाँ पे, और एडिशनल कैपिटल से क्या होगा कि इस तरीके का जो है ना मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे और उससे जो है जो फर्दर यहाँ पे इमिशन हो रहा है वो यहाँ पे कट डाउन हो सकेगा। स्पेस कॉन्स्टेंट है, यानी कि अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हिसाब से देखें तो उनके द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया है कि 72 गीगावाट जो थर्मल कैपेसिटी का है, ये आपका इस पोजीशन में नहीं है कि ये जो फ्लू गैस जो डिसल्फराइजेशन मैकेनिज्म है उसको वो इंस्टॉल करे। और क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है, तो स्पेस की भी ज़रूरत होगी, तभी तो वो इस सारे मशीन्स को, इतने बड़े बड़े मशीन्स को वो इंस्टॉल करेंगे और तभी तो ये सारा प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और कोविड-19 लॉकडाउन भी एक रीज़न बताया गया है, जिसमें कि इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है यानी कि इमिशन रिडक्शन जो फैसिलिटी है ना, वो 6 महीने लेट हो चुका है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मार्च 25 से जो है लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन हमारे कंट्री में लगा था। अब जो है अनलॉक फेज़ में आ चुके हैं, 5 अनलॉक चल रहा है, तो इसमें काफ़ी कुछ
ओपन अप हो चुका है, लेकिन 6 महीना जो है वो हमारे यहाँ डिले हो चुका है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है। वे फॉरवर्ड में ये बताया गया है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करने की ज़रूरत है। यानी कि आप ये समझो कि जिस भी यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि आप 6 महीने में इसको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को इंस्टॉल कर लो या 1 साल में कर लो, जितना भी टाइम देना है टाइम, तो लेकिन उस टाइम फिक्स्ड होना चाहिए और उसमें हर एक थर्मल पावर प्लांट को अपना काम करना चाहिए। इस तरीके की मशीन को वो इंस्टॉल कर लेने हैं। तो इससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल तो करेंगे वो टाइम पे, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टैरिफ रैशनलाइजेशन करना है, यानी कि अगर आप देखोगे कि जो टैरिफ रेगुलेशन है ना, इसकी प्रोविज़न को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो रिवाइज्ड इमिशन स्टैंडर्ड रखा गया है थर्मल पावर प्लांट स्टेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रैशनलाइज करना है। साथ ही जो इनएफिशिएंट प्लान है ना, उसको ख़त्म कर देना है, बंद कर देना है। यानी कि कुछ ऐसा प्लान लेकर नहीं आना है कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो उसको अडॉप्ट ही ना कर सके, उसके कंप्लाइंस के थ्रू वो चल ही ना सके, तो वैसे प्लान को ख़त्म कर देना है। साथ ही यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन का। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि बस गाइडलाइंस ला के रख दिए, पेपर में लिख के रख दिए, 2015 से ही वो नॉर्म्स आपका रखा हुआ है, लेकिन 2020 में है आज की डेट में हम लोग, लेकिन अब तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है तो इसको देखने वाले भी कोई लोग नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साथ ही पॉल्यूशन जो कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ है उसके मार्केट पे भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि न्यू जो इमिशन नॉर्म्स है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। यानी कि इस तरीके का अगर आप परचेज़ करते हो, यानी कि फ्लू गैस जो डीसल्फराइजेशन, या फिर आप लोग जो अभी मैं 4 यहाँ पे बताइए, एक बार देख लीजिए, सेलेक्टिव नॉन कैटलिस्टिक रिडक्शन, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, तो ये एक मार्केट का भी एरिया हो सकता है, क्योंकि हर एक जो थर्मल पावर प्लांट है वो इसको परचेज़ करेंगे तो वो अपने यहाँ इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक आप समझोगे कि ह्यूज यहाँ पे बिजनेस, आप समझ सकते हो कि एक ह्यूज यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगा इन सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को। और ऐसा भी हो सकता है कि आज के डेट में हम लोग लोकल फॉर वोकल्स कह रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, वोकल्स फॉर लोकल कह रहे हैं, सॉरी, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे सारे थर्मल प्लांट जो है इस तरीके का अगर इक्विपमेंट लगाना इंस्टॉल करने लगे, तो हमारे कंट्री में इस तरीके के इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए एक अच्छा समय है कि हम लोग इस तरीके के इक्विपमेंट को जो है मैन्युफैक्चर भी करें, जो कि एक चीप रेट में अवेलेबल हो पाएगा थर्मल पावर प्लांट को। सो ये सारी चीज़ें कही जा रही है, यानी कि वे फॉरवर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा भी देखते हैं कि फ्लू गैस जो डीसल्फराइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है। क्यों यूज़ करते हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स जो पावर प्लांट होते हैं, उसकी जो फ्लू गैसेस होते हैं ना, उसको एग्जॉस्ट जब होता है तो उससे यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये यहाँ पे आप देखोगे या तो वेट प्रोसेस होता है या तो ड्राई, या तो गीला प्रोसेस होता है या तो सूखा होता है। अगर ड्राई हम लोग यहाँ पे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन अगर देखें, तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि स्क्रबिंग इंजेक्शंस होता है। तो पहला अगर हम लोग ड्राई की बात करें, तो एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि ड्राई स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम है। यानी कि जो स्क्रबिंग किया जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे करके आपका जो है वो रगड़ मारते हैं, तो ये ड्राई है, यानी कि सूखा रगड़ मार के जो है इंजेक्ट करते हैं। और इसमें लाइम को यूज़ किया जाता है, जिसको कि रिएक्ट किया जाता है, उसके बाद जितने भी गैसेस पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव किया जाता है। और अगर यहाँ पे हम लोग FGD यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन वेस्ट वाटर की बात करें, तो ये इफ़ेक्टिवली भी हो सकता है, इफ़िशेंटली भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि बहुत बड़े फ़िल्टर प्रोसेस के थ्रू जो है इसको सही तरीके से हम लोग इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। जो वेस्ट वाटर है, जो जो वाटर यूज़ करने लायक नहीं है, उसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं।
उसके बाद सेकंड जो मैकेनाइजेशन है वो है यहाँ पे सेलेक्टिव कैटलिस्टिक रिडक्शन, जिसको कि SCR कहते हैं। ये करेंटली आप देखोगे कि मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्नोलॉजी है। इट मीन्स कि बहुत लार्ज नंबर पे इसका इस्तेमाल होता है। अमोनिया को यहाँ पे यूज़ किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कि जो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो भी कन्वर्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। ये SCR आप देखो, सेलेक्टिव जो कैटलिस्टिक रिडक्शंस है, इससे नाइट्रोजन जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो 60 to 90% जो है यहाँ पे आपका रिमूव हो सकता है। और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अमोनिया इंजेक्शंस भी एसोसिएटेड है, जिसमें कि आप देखोगे कि अमोनिया जो है स्लिप स्ट्रीम हो जाता है एग्जॉस्ट में। तो इतना आपको लंबे तरीके से पूरा डिटेल नहीं पता करना है टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या है नहीं है, बस हल्का फुल्का आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सको। सो सेलेक्टिव कैटलिस्टिक जो रिडक्शन है ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड को कम करने के लिए है, और यहाँ पे 60 to 90% जो है नाइट्रस ऑक्साइड कम हो सकता है। फिर है सेलेक्टिव नॉन कैटलिस्टिक रिडक्शन भी है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ रीजेंट यूज़ किया जाता है, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एनहाइड्रस यहाँ पे अमोनिया हो गया, या फिर एक्वस अमोनिया हो गया। इसको जो है ना फ्लू गैसेस में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि इसको इंजेक्ट किया जाता है, और वो भी एक सही तरीके का एप्रोप्रिएट टेम्परेचर जोन में। तो ये भी ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और जो रिएजेंट है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा, और उसके बाद नाइट्रोजन और फिर वाटर जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके नाम में ही है कि नॉन कैटलिस्टिक रिडक्शन है, यानी कि यहाँ पे आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस तो होगा, लेकिन कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड जो ये प्रोसीजर है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करूँ तो ये एक फिल्ट्रेशन डिवाइस है, जिसमें कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कुछ डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, उसको रिमूव करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो पूरी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मेनली जो यहाँ पे एमिशन को कम करने की बात की जा रही है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे पर्टिकुलेट मैटर हो, चाहे वेस्ट वाटर हो, उसके लिए ये 4 प्रोसीजर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ये आर्टिकल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ये है क्या, न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे कुछ प्रपोजल इन्वाइट किया गया था, वो भी यहाँ पे इंडियन रिसर्च के द्वारा। किस फील्ड में, तो यहाँ पे कार्बन को कैप्चर करना है, फिर यूटिलाइज़ करना है, और उसके साथ साथ स्टोर भी करना है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। ये जो आपका एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी है, जिसको कि ACT भी कह रहे हैं, ये एक तरीके का इनिशिएटिव है, जिसमें कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो इमर्जेंस होता है, और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर आपका बढ़ते जा रहा है और वेरियस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमर्जेंस हो रहा है, इसको कैप्चर करना है, फिर इसको बेटर तरीके से कार्बन को यूटिलाइज़ भी करना है और स्टोर भी करना है। और वो भी कैसे, तो प्रोजेक्ट को फंड करके। और इसका एम यही है कि जो ये आपका CCUS जो टेक्नोलॉजी है, पूरा कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का, उसको एक्सेलरेट करना है और मैच्योर भी करना है। यानी कि यहाँ पे जो है बढ़िया तरीके से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी करना है, इनोवेशन भी होगा और रिसर्च एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड होगा। 16 कंट्री, रीजन और प्रोविंसेस है जो कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इसमें। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 तरीके का ACT कॉल्स है। फर्स्ट अगर देखें तो 2016 में आया था, और इसमें जो फंड है वो पार्टिसिपेटिंग आपके पार्टनर्स के द्वारा है और यूरोपियन कमीशन के द्वारा भी है। सेकंड जो कॉल है वो 2018 में आया था, और इसको भी यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग जो नेशनल फंडिंग एजेंसीज है, सिर्फ उन्हीं के द्वारा यहाँ पे आपका फंड दिया जा रहा है। तो 2 तरीके से जो है इस प्रोसेस में आपका फंडिंग दिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें तो ये वन ऑफ द आइडेंटिफाइड इनोवेशन चैलेंज है, वो भी मिशन इनोवेशन प्रोग्राम के तहत। मिशन इनोवेशन अगर प्रोग्राम की बात करूं तो ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, यानी कि इसमें आप देखो 24 कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको 27 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे आफ्टर ब्रेक्सिट। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशंस को लाने के लिए, इट मीन्स कि जो ग्लोबल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इमिशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो इसको कट डाउन करने के लिए यहाँ पे एक साथ आकर ये सारे कंट्रीज़ काम करते हैं। और ये जो काम किया जाता है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आकर यहाँ पे काम किया जाता है। तो मिशन इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में भी ध्यान रखना है। अब हम लोग पूरा फंडा समझेंगे इसके बारे में, यानी कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के बारे में। ये एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है जो कि यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है ना, उसको कम करना है। अब ये जो रिलीज़ हो रहा है, रिलीज़ कैसे हो रहा है, तो कोल से हो रहा है या फिर गैस पावर स्टेशन से हो रहा है, साथ ही साथ हेवी इंडस्ट्री से भी हो रहा है। हेवी इंडस्ट्री कहने का मतलब है कि जैसे स्टील प्रोडक्शन होता है, तो उसमें
इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत होता है। चाहे सीमेंट प्रोडक्शन हो रहा है तो सीमेंट इंडस्ट्री से भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बार अगर हम लोग इसको कैप्चर कर लेना तो कार्बन डाइऑक्साइड को या तो हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट में, जैसे कि अगर ये कार्बन इमिशन हो रहा है उसको हम लोग किसी भी तरीके से कैप्चर कर ले, उसको बंद कर ले, उसको रख ले, उसके बाद हम लोग सीमेंट या फिर प्लास्टिक के प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग स्टोर करके रखेंगे इसको, वो भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में, यानी कि अंडरग्राउंड आपका जो स्टोरेज है उसमें हम लोग स्टोर करके भी इसको रख सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब एक एक करके तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं कि कैप्चर टेक्नोलॉजी, यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है क्या। कैप्चर टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे जो गैसेस है ना उससे अलग किया जाएगा, वो भी 3 डिफरेंट मेथड से। पहला है कि प्री कंबशन कैप्चर है, यानी कि यहाँ पे क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होता है किसी भी अनडिसाइड जो को प्रोडक्ट होता है इंटरमीडिएट रिएक्शन के कारण, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जनरेट होता है उसको कैप्चर करना है। एक प्री कंबशन सिस्टम है जिसमें कि आप देखो कि फर्स्ट इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर गैसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो भी यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर में। तो यहाँ पे पहले कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे यानी कि प्री कंबशन जलाने से पहले का जो है यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके का प्रोसेस लाया गया है जिसमें कि कार्बन जो इमिशन होता है उसको पहले कैप्चर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 2 मेथड है, एक तो गैसिफिकेशन है, एक रिफॉर्मिंग है। गैसिफिकेशन का बात है कि यहाँ पे बायोमास एक प्रोसेस है जिसमें कि बायोमास को कन्वर्ट करना है या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो कार्बोनेशियस जो मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में, हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। रिफॉर्मिंग का मतलब है कि रिफॉर्म करना, यानी कि जो प्रोसेसिंग टेक्निक है ना जिसमें कि आप देखो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो हाइड्रोकार्बन का है वो यहाँ पे रीअरेंज किया जाएगा और इसमें जो बेसिकली जो कार्बन का यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज किया जाएगा। तो गैसिफिकेशन और यहाँ पे रिफॉर्मिंग है, ये 2 मेथड है आपका प्री कंबशन कैप्चर में, यानी कि कार्बन को कैसे कैप्चर करना है। तो बायोमास को यहाँ पे जब कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो इससे हम लोग कार्बन को जो है कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही रिफॉर्म करना, यानी कि एक प्रोसेसिंग टेक्निक्स है जिसमें कि हम लोग फिर से जो है यहाँ पे कार्बन के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट कंबशन कैप्चर भी देख लेते हैं। पोस्ट कंबशन कैप्चर क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेशन है, यानी कि वेस्ट जो गैस स्ट्रीम है उससे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं आफ्टर द कन्वर्शन, यानी कि यहाँ पे अगर जो कार्बन सोर्सेज है उसको यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर दे कार्बन डाइऑक्साइड में। फॉर एग्जांपल आप देखो कि यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है, कहने का मतलब है कि जब फॉसिल फ्यूल जलाते हैं या फिर जो वेस्ट वाटर स्लज है उसका डाइजेशन होता है तो उस समय क्या होगा ना कि आपका कार्बन का इमिशन होगा, तो उस समय जो है कार्बन को कैप्चर किया जा सकेगा। इसमें क्या है कि कुछ मेथड है जैसे कि एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का तो सॉल्वेंट में, हाई प्रेशर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है। तो ये सारे कुछ मेथड है जिसको इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हाँ जो प्रोसेस है उसको समझना है कि प्री कंबशन जो कैप्चर है और पोस्ट कंबशन कैप्चर है, यानी कि फॉसिल फ्यूल जला देने के बाद जो कार्बन का इमिशन होता है उसको यहाँ पे कैप्चर करना है। उसके बाद आप देखो कि ऑक्सी जो फ्यूल कंबशन है ये थर्ड है। ये सिर्फ आपका अप्लाइड हो सकता है कुछ प्रोसेस में जिसमें कि कंबशन इन्वॉल्व है, जैसे कि पावर जनरेशन हो रहा है आपका फॉसिल फ्यूल प्लांट्स में, सीमेंट प्रोडक्शन में या फिर आयरन में, स्टील इंडस्ट्री में। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सी फ्यूल कंबशन है। ठीक है, तो ये सिर्फ कहाँ अप्लाई हो सकता है, ये सिर्फ आपका जो है कंबशन वाले प्रोसेस में अप्लाई हो सकता है। कंबशन कहने का मतलब है कि पावर जनरेशन, यानी कि फॉसिल फ्यूल के प्लांट में आप देखते हो कि थर्मल पावर प्लांट है, या फिर इसमें कोल का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कोल को जलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इससे क्या है कि जो कार्बन का यहाँ पे आप जो इमिशन हो रहा है उसको यहाँ पे आपका जो है कैप्चर करना है। फाइन, अब यहाँ पे बात करें स्टोरेज की। ठीक है, स्टोरेज क्या है कि एक सही तरीके से स्टोरेज, जैसे आप कोई भी सामान रखते हो तो उसी तरीके से अब हम लोग को कार्बन को भी स्टोर करके रखना है। तो जो भी कैप्चर्ड कार्बन है, कहने का मतलब है कि जो पहले का गैस है या फिर ऑयल फील्ड है या फिर डीप सैलाइन फॉर्मेशन है, तो ये सब जो है कोल्ड बेड फॉर्मेशन है, ओशन बेड है यहाँ पे, तो ये इन सब से जो आपका कार्बन निकलता है तो उस कार्बन को जो है ना यहाँ पे जो कैप्चर्ड कार्बन है उसको फिर हम लोग स्टोर करके रखेंगे। यानी कि पहले कार्बन को पकड़ना है फिर उसको जो है स्टोर करके रखना है, यानी कि लंबे समय तक जो है कुछ दिन तक उसी कंटेनर में उसको स्टोर करके रखेंगे। फिर यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ करने का मतलब है कि उस कार्बन को जो हम लोग इमिट हो रहा था उसको हम लोग कहीं और स्टोर करके रखें, अब उसको फिर से हम लोग कोई और प्रोसेस में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक अल्टरनेटिव है स्टोरेज का, जैसे कि कैप्चर्ड जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग जो है एक कमर्शियल प्रोडक्ट के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली करें या फिर किसी और फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके करें।
तो ये हो गया आपका यूटिलाइजेशन। अब एग्जांपल देख लीजिए कि यूटिलाइजेशन में और क्या क्या है। जैसे कि आप जो कार्बन को पहले पकड़े, कार्बन को स्टोर करके एक डिब्बे में बंद करके रखे, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो ये लेमन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। अब उसको यूटिलाइज़ करना है। तो मान लीजिए कि जो फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री है उसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कार्बोनेटिंग एजेंट जैसा भी यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप खोलते हो, तो थम्सअप की बॉटल जब आप खोलोगे तो एक गैस फॉर्म होता है और वो गैस बाहर आता है। तो वो कौन सा गैस होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो ड्रिंक इंडस्ट्री है, जो इस तरीके का हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, तो वो सब ड्रिंक वाले इंडस्ट्रीज़ में भी इस कार्बन जो हम लोग ने कैप्चर किया उसको बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। सेकेंड है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो ड्रग्स वगैरह बनता है उसके सिंथेसिस में जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। साथ ही बिल्डिंग मटेरियल में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीमेंट को क्योर करने में भी इस्तेमाल होता है, और जो एग्रीगेट्स है उसके मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। साथ ही ऑयल और जो कोल बेड जो मीथेन रिकवरी है उसमें भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही केमिकल, प्लास्टिक और फ्यूल का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे मिथनॉल है, यूरिया है, पॉलीमर्स है, सिनगैस है, तो इन सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। साथ ही यहाँ पे अल्कलाइन इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके रेमेडिएशन में। साथ ही मिनरल कार्बोनेशंस में, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनेट फॉर्म होता है। जैसे कि आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम के साथ या फिर कैल्शियम के साथ यहाँ पे आपका Ca कैल्शियम होता है, Mg मैग्नीशियम होता है। इसके साथ अगर इसको हम लोग रिएक्ट कर दे कोई भी और आपका मेटल ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग यहाँ पे कर दे तो ये आपका क्या होगा? कार्बोनेट होगा। यानी कि यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जैसे कि CaCO3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। CaO, जैसे ये आप देख सकते हो CO2 + CaO, तो ये आपका CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। MgCO3 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो यानी कि आप जब भी यहाँ पे देखो कि कार्बोनेट फॉर्म में यहाँ पे मिनरल कार्बोनेशंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही बायोफिल प्रोडक्शन में हो सकता है। सबसे बेटर चीज़ है ये। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग माइक्रो एल्गी जो है ना उसको कल्टिवेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फर्दर हम लोग बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन करें। उसके बाद यहाँ पे एडिशन जो पावर है उसको जनरेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत जगह ये आप देखोगे कि जो इस तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन है जिसको कि हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं, उसको बहुत डिफरेंट फील्ड में हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए देखते हैं कि ये तो हम लोग तीनों प्रोसेस देख लिए कि स्टोर करना है, पहले कैप्चर करना है, फिर स्टोर करना है, फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करना है। बट बेनिफिट क्या है इस प्रोसेस से, ये समझते हैं। इससे क्या होगा कि आप समझ ही रहे हो कि इमिशन कम होगा। काम तो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इमिशन तो कम होगा ही होगा। साथ ही साथ 16% तक जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिडक्शन है वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक तो ख़त्म हो ही जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। साथ ही एक नेगेटिव इमिशन पावर प्लांट जो है वो क्रिएट होगा। यानी कि अगर हम लोग कॉम्बिनेशन देखें ये कैप्चर का, फिर स्टोरेज का, फिर ये आपका कैप्चर, स्टोरेज, फिर यूटिलाइजेशन का, ये जो आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बायो एनर्जी के साथ, तो इससे क्या होगा कि क्रिटिकल देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव इमिशन पावर प्लांट है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हो जाएगा। यानी कि क्योंकि आप समझ रहे हो कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर करके रख रहे हैं उसको हम लोग अच्छे अच्छे जगह पे जो है इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक वैल्यू भी हमें देगा, इनरिच करेगा कॉन्क्रीट। और साथ ही साथ यहाँ पे एक न्यू जो ग्रीन जॉब है वो भी यहाँ पे निकल कर आ पाएगा। यानी कि यहाँ पे अलग से आप समझ रहे हो कि ये एक प्रोसेस लाया गया, तो इसके लिए अलग से कुछ लोग की भी ज़रूरत होगी ना। यानी कि कार्बन को कैप्चर करो, स्टोर करो, यूटिलाइज करो, तो ये सारे काम के लिए भी तो लोगों की ज़रूरत होगी। तो इसमें क्या है कि न्यू जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न है। तो कंसर्न क्या है? सबसे बड़ा है कि हाई कॉस्ट है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जहाँ से भी कार्बन आपका इमिट हो रहा है, जैसे कि आपका प्री कंबशन इमिट हो रहा है, पोस्ट कंबशन इमिट हो रहा है, तो उस समय उसको कैप्चर करना होगा। तो कैप्चरिंग प्रोसेस में जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, कुछ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी इस तरीके के प्रोसेस में। तो इसमें हाई कॉस्ट कहा जा रहा है कि बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो डीप सी स्टोरेज है कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे एसिडिफिकेशन भी हो सकता है या फिर यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है, और हमारे जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स है उनको कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है। तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ सकती है, एसिडिफिकेशन कहने का मतलब है कि एसिड की मात्रा यहाँ पे बढ़ सकती है। तो इसलिए आप लोग देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन अगर ओशन में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे क्या होता है कि जो मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो ब्रीथ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, उनको सर्वाइव करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो इट मे लीड कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, साथ ही लीकेज भी हो सकता है। मेन कंसर्न तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग स्टोर करके रखेंगे, मान लीजिए डिब्बे में भर करके रख रहे हैं, वो तो एक मशीन में रखा जाएगा, लेकिन एक पॉसिबल तो लीक हो सकता है ना, क्योंकि गैस है तो गैस कहीं से भी लीक हो सकता है। उसको तो ऐसा कोई स्पेस भी नहीं चाहिए कि अच्छा खासा स्पेस मिलेगा तभी गैस लीक होगा, नहीं, थोड़ा सा भी एक माइन्यूट सा भी स्पेस मिलेगा तो गैस लीक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। साथ ही इससे डैमेज भी देखने को मिलता है कि अगर लंबे समय तक कोई गैस अगर लीक हो रहा है, वहाँ पे अगर कुछ किसी चीज़ से रिएक्ट कर जाता है तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो ये भी एक कंसर्न है। साथ ही बेनिफिट जो है वो पार्टली आप देखोगे कि जो इमिशन रिलेटेड है, CCUS जो लाइफ साइकिल चेन है, तो उससे अगर हम लोग देखें तो बेनिफिट तो हो गई। एक्स्ट्रा एनर्जी और जो मटेरियल की यहाँ पे ज़रूरत है इस टेक्नोलॉजी के लिए, फॉर एग्जांपल आप देखो कि फ्यूल एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए ज़रूरत है। तो हर एक फील्ड में जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि कहाँ से इतना मटेरियल लाएंगे, कहाँ से इतना जो है ये सारे एनर्जी को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये भी एक बात है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ना उसको हम लोग को केयरफुली इवैल्यूएट करना होगा। जो गैस का लीकेज होगा उससे अगर कहीं डैमेज हो सकता है तो उसको बहुत सही तरीके से देखना होगा, क्योंकि जो स्टोरेज पार्ट है, कैप्चर तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन जो स्टोरेज पार्ट है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है और हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव और एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ह्यूज कॉस्ट लग रहा है, बहुत ही कॉस्टली ये एक्सपेंसिव ये प्रोसेस हो जाएगा और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव और एनर्जी एफिशिएंट कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। साथ ही गवर्नमेंट को यहाँ पे एक ओवरऑल पॉलिसी स्ट्रैटेजी को इस्टेब्लिश करना चाहिए और एक पाथवेज होना चाहिए CCU के लिए, वो भी इंडस्ट्री में। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना है कि बेटर तरीके से और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो इस फील्ड में। अवेयरनेस जनरेट करना है, लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इमिट हो रहा है। इवन आप एग्रीकल्चर में भी देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। इवन आप टू व्हीकल या फोर व्हीलर या टू व्हीलर अगर व्हीकल्स आप ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, तो उसमें भी आपका कार्बन इमिशन होता है। तो हर एक जगह से आपका कार्बन इमिशन हो रहा है, तो उसको हम लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि इस तरीके से कार्बन इमिशन या तो हम लोग को ऑटो कट करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से कट करना चाहिए, या फिर इसको कैप्चर करना। ये कुछ एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है, इसको ये लोग समझे, लोगों को समझाना है, इंसेंटिवाइज करना है। यानी कि जो भी यहाँ पे पॉलिसी मैकेनाइजेशन है और लीगल फ्रेमवर्क है, अगर सही तरीके से काम हो रहा है तो यहाँ पे उसको इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है। तो ये पूरी रही इस तरीके की आर्टिकल, काफ़ी शानदार आर्टिकल थी और काफ़ी अलग तरीके का एक आपने देखा कार्बन इमिशन के लिए। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में आप इसको लिख सकते हो अगर आंसर राइटिंग आप कर रहे हो तो आइए अब थर्ड आर्टिकल देखते हैं जो कि है अर्बन फॉरेस्ट्री। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है ये समझ लीजिए पहले। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे जो कैपिटल है ईटानगर, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है नगर वन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्बन फॉरेस्ट स्कीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यानी कि आप समझ गए कि अर्बन फॉरेस्ट्री यानी कि जो अर्बन एरिया में जो फॉरेस्ट लगाना है या फिर फॉरेस्ट स्कीम है उसके लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। तो सबसे पहले अब ज़रूरत है कि आप पहले इस स्कीम को समझिए कि व्हाट इज़ नगर वन स्कीम या फिर अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। यहाँ पे आप देखोगे कि फॉरेस्ट क्रिएट करना है, यानी कि जंगल क्रिएट करना है 200 अर्बन सिटीज़ में, वो भी हमारे कंट्री में नेक्स्ट 5 ईयर में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेलेक्ट किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल को सेलेक्ट किया गया है, बट अगले 5 साल में पूरे ऑल ओवर द कंट्री में, यानी कि हमारे इंडिया में 200 अर्बन सिटीज़ को क्रिएट करना है। यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन देने की ज़रूरत है, यानी कि लोगों की यहाँ पे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी होंगे, बहुत सारे म्यूनिसिपल बॉडीज़ भी होंगे, NGOs होंगे, कॉर्पोरेट होंगे और लोकल सिटीजन्स होंगे। इनकी मदद से ये काम पूरा किया जाएगा। पुणे का जो वारजे फॉरेस्ट है वो यहाँ पे गुड मॉडल है ग्रोथ का, यानी कि वारजे फॉरेस्ट आप देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। फॉरेस्ट एक बार अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो इसको फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। तो फॉरेस्ट आप देखो कि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से मिलकर जो है कानून बना सकते हैं, लेकिन ये जो मेंटेन किया जाता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अर्बन फॉरेस्ट्री का इंडिया में क्या लेखा जोखा है ये पहले समझ लेते हैं। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो पर कैपिटा जो ओपन स्पेस है वो यहाँ पे वैरी करता है।
चेन्नई में आप देखो तो 0.81 स्क्वायर मीटर है। वहीं अगर हम लोग ग्रेटर नोएडा में देखें तो ये 278 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर मीटर है। तो पर कैपिटा जो ओपन स्पेस है, जहाँ पे जंगल नहीं है, पूरी तरीके से ओपन स्पेस है, वो आपको कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं कोई कम देखने को मिलेगा। अगर यही हम लोग देखें कि मोस्ट ऑफ द जो इंडियन सिटीज़ है वो बहुत पीछे है। अगर पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी अगर हम लोग यूरोप या फिर यूएस सिटी से कंपेयर करें तो हम लोग बहुत पीछे है, इवन 20 to 40% हम लोग पीछे है। चंडीगढ़ की बात करें तो इसमें 35% से भी ज़्यादा यहाँ पे जोलॉजिकल एरिया है जो कि फॉरेस्ट के अंदर है और ट्री कवर के अंदर है। तो ये एक ग्रीनिस्ट आप कह सकते हो कि सबसे हरी भरी सिटी है हमारे इंडिया का। फॉरेस्ट कवर कहने का मतलब है कि कितने जंगल है, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर जो है आप देखोगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं तो इसको यहाँ पे फॉरेस्ट कहते हैं। ट्री कहते हैं जहाँ पे आप लोग देखो कि कहाँ, जैसे रोड के चारों ओर आप देखते हो कि ट्री है, ठीक है, इस तरीके से रोड चल रहा है, एक यहाँ ट्री है, फिर इस तरीके का आपको ट्री देखते हुए देखने को मिलेगा। तो ये ट्री कवर में आपका काउंट होता है, ना कि फॉरेस्ट कवर में काउंट होता है। फॉरेस्ट कवर में क्या काउंट होता है, जैसे कि अमेजॉन फॉरेस्ट एरिया आप देखते हो जहाँ पे लगातार जो है कई हेक्टेयर तक, 10 हेक्टेयर्स तक, या फिर आप देख सकते हो कि तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों अलग होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर चंडीगढ़ में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 2014 में जो अर्बन और रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन है और इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जो है उसके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि 10 to 12 जो स्क्वायर मीटर है ओपन स्पेस का पर पर्सन का, तो ये नॉर्म है कि 10 से 12 जो है ना वो स्क्वायर मीटर होना चाहिए ओपन स्पेस, जो कि पर पर्सन के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का इंडिया का आप देख लिए। अब यहाँ पे बेसिक हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ अर्बन फॉरेस्ट्री, ये कहते किसको है। अगर हम लोग एक साथ देखें तो सिटी का जो वाइड अप्रोच है, कि वाइड अप्रोच क्या है, तो प्लांटिंग, यानी कि ट्री को प्लांट करना है, फिर इसको केयर भी करना है, फिर इसको मैनेज भी करना है, यानी कि ट्री को जो है यहाँ पे मैनेज भी करना है, फॉरेस्ट को भी, और नेचुरल सिस्टम को भी जो है यहाँ पे मैनेज करना है, केयर करना है। और वो भी क्यों, क्योंकि मल्टीपल जो इन्वायरमेंटल और जो सोशल बेनिफिट है अर्बन डेवलपर के लिए, तो उनको यहाँ पे सिक्योर करके चलना है। अर्बन फॉरेस्ट्री कहने का मतलब है कि सिंपली हमें ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर पे ध्यान देना है। यहाँ पे सारे ट्री आते हैं जो, और साथ ही साथ यहाँ पे सारे ग्रीन रिसोर्सेज आते हैं, यानी कि अर्बन एरिया के चारों ओर जो यहाँ पे ग्रीन रिसोर्सेज या फिर सारे ट्री है सब यहाँ पे कवर हो जाते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री में। जैसे कि वुडलैंड हो गया, या फिर पब्लिक और प्राइवेट यहाँ पे अर्बन पार्क है, गार्डन है, अर्बन यहाँ पे आप देखो कि नेचर एरिया है, साथ ही स्ट्रीट ट्री है और स्क्वायर प्लांटेशन है, बोटानिकल गार्डन है, सीमेंट्रीज है। तो ये सब कहाँ किस में इंक्लूड होता है, तो ये सब आपका जो है अर्बन फॉरेस्ट्री में इंक्लूड होता है। लेकिन अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ये टारगेट लगाया है कि 200 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ अर्बन फॉरेस्ट्री सिटीज़ होनी चाहिए, तो ये क्यों होना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल बेनिफिट है। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है अर्बन एरिया में उसको कम करने में मदद करेगा, क्योंकि आप लोग देखो कि कार्बन की इमिशन के कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन कैप्चर हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पूरा कार्बन है। लेकिन अगर हम लोग ट्रीज़ लगाते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो फॉरेस्ट का सबसे प्राइमरी काम क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है ना उसको खींच के ये अपनी तरफ लाते हैं, और खींच के ये क्या होता है कि यहाँ पे सिंक होने लगता है, यानी कि कार्बन जो स्टोर होता है ना वो फॉरेस्ट में स्टोर होता है, और जैसे ही फॉरेस्ट में स्टोर होने लगेगा तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर वाला जो एरिया है वो ठंडा हो जाएगा। तो इससे हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है और जो हमारे कंट्री का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है वो यहाँ पे कम होने में मदद करेगा, ठीक है। सेकंड है कि इंडिया में ये प्लेस लिया गया है कि एडिशनल कार्बन सिंक करना है, यानी कि इस तरीके से जो फॉरेस्ट और जो ट्री लगाया जाएगा उसमें एडिशनल कार्बन सिंक कितना, तो 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे सिंक करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्रीज़ को लगाना है 2030 तक। अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसको अचीव करने के लिए। सोशल और साइकोलॉजिकल अगर बेनिफिट देखें तो अर्बन ट्री जो है ना इसके कारण आप देखोगे कि क्या होगा कि खूबसूरती बढ़ती है, जहाँ पे भी आपको हरियाली देखने को मिलेगा उस सिटीज़ में आपकी खूबसूरती जो है अपने आप बढ़ जाती है। साथ ही अर्बन पार्क और जो पेरी अर्बन फॉरेस्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है। अर्बन ग्रीन स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होता है, यानी कि आप लोग देखो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होता है और वहाँ पे जो है कुछ लोकल फेस्टिवल्स भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ सिविक जो है वो सेलिब्रेशन भी होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग भी होती है, लोग वहाँ पे बैठते भी हैं। तो ट्रीज़ का एक अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है एक लंबे समय से हिस्टोरिक
समय से आप देखोगे कि उनका इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक बेनिफिट देखें तो इसकी अलग ही बात है। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ सकता है, कमर्शियल बेनिफिट बढ़ सकता है। दिल्ली में अगर आप देखो तो जो गरीब लोग होते हैं उनको इनकम मिलता है इस तरीके से फॉरेस्ट को यहाँ पे हार्वेस्ट करने से। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट वो ट्रीज़ वगैरह से जो बेचते हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल पीपल्स है वो भी तो इसी में रिलाय होते हैं ना, यानी कि जितने ज़्यादा जंगल है, ट्रीज़ है, तो उनसे वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट को जो वो बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उनसे उनका इनकम होता है, तो इकॉनमी में बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अर्बन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है कि कैसे वो एयर कंडीशनर की जो डिमांड है ना वो यहाँ पे कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग देखो कि फॉरेस्ट रहेगा तो अभी जो मैं फंडा बताई कि एटमॉस्फेयर हमारा कूल हो जाएगा, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा ही नहीं तो लोग एसी वगैरह क्यों खरीदेंगे। आज के डेट में आप देखते हो कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा शूटअप कर जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे ही पार हो जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो इसलिए यहाँ पे एसी की डिमांड हो जाती है, क्योंकि उसको बर्दाश्त कर पाना थोड़े हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है। तो इसलिए यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। एक ज़माना था जब 40 डिग्री ही होता था, 35 डिग्री होता था, तो उस समय सोचिए कि एयर कंडीशन लोग कहाँ खरीदते थे। आज के डेट में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है एयर कंडीशन की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होगी। ये कम होगा तो हमारा एनर्जी कंजप्शन भी कम हो पाएगा, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खपता है, तो ये भी कम हो पाएगा। म्यूनिसिपल की जो एक्सपेंडिचर है स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये भी कहीं ना कहीं सेव हो पाएगा। तो ये सारा कुछ बेनिफिट है, यानी कि इन्वायरमेंटल और सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट ये सारे हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ कुछ देखने को मिलेगा अर्बन फॉरेस्ट्री में। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या है? सबसे पहला है कि ये एक इतना जो है आपका चीप अप्रोच नहीं है, ये एक्सपेंसिव अप्रोच है। इसमें खर्चे करने पड़ेंगे, पौधे लगाना, उसको मैनेज करना, उसको केयर करना, और इतना ज़्यादा जो है सिटीज़ को हरा भरा बनाना। तो इसमें क्या होता है कि सरकार के पैसे बहुत खर्च होते हैं। और समटाइम्स आप देखोगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल पे डिपेंड करता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहते हैं तभी इस तरीके का काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर वो नहीं चाहे तो वो अपने सिटीज़ में जो है जिस भी स्टेट के वो मिनिस्टर है तो वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर डैमेज भी देखने को मिलता है। समटाइम्स आप देखोगे कि जो स्ट्रीट ट्रीज़ होते हैं, जो आप लोग देखो कि गली में जो इस तरीके का ट्रीज़ वगैरह लगाया जाता है, सरकार के द्वारा ये आपका स्कीम चल ही रहा है, बहुत जगहों पे जो है इस तरीके का पौधा लगाया गया है। तो ये जो पौधे बड़े हो जाते हैं ना, तो इसको कटिंग करने का किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। साथ ही साथ जब ये बड़ा हो जाता है तो उसके जो रूट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जो है क्रैक करते हैं, यानी कि जो स्ट्रीट है उसको क्रैक कर देते हैं। और मानिए इतने बड़े बड़े जब आपके स्ट्रीट में जब इतने बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, तो अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आया, साइक्लोन आया, तेज़ की हवा आई, तो वो क्या होता है कि गिर जाते हैं रोड पे, तो रोड ब्लॉकेड हो जाता है, तो काफ़ी बिल्डिंग भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये सारा देखने को मिला है। साथ ही ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी काफ़ी थ्रेट है। अगर गलत तरीके से इसको प्लांट किया जाए या फिर अच्छे तरीके से प्लांट नहीं किया जाए, तो इससे क्या होगा कि जो अर्बन में रहने वाले लोग हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं लोग ना, उनको कहीं ना कहीं ये हज़ार्ड भी हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी देखने को मिलता है। कुछ कंस्ट्रेंट भी है इंडिया में। कंस्ट्रेंट क्या है कि हमारे यहाँ जो ग्रीन स्पेस की जो शॉर्टेज है, ये मोस्ट ऑफ द स्पेस है जो कि यहाँ पे रेजिडेंशियल और बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जहाँ पर भी ज़मीन है ना, उसमें आज की डेट में या तो खेती हो रहा है, या तो कोई डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, या तो उस ज़मीन पर जो है कोई ना कोई बिल्डिंग या फिर रेजिडेंशियल एरिया बना दिया जा रहा है, या फिर उसमें कोई कॉम्प्लेक्स मॉल वगैरह बना दिया जा रहा है। तो इसके कारण हमारे कंट्री में ग्रीन स्पेस की जो स्पेस है ना वो आपको कम देखने को मिलेगा। साथ ही अनइक्वल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रीन स्पेस का। आप देखोगे कि कोई सिटी में बहुत ज़्यादा हरा भरा है और कोई सिटीज़ जो है बिल्कुल उजड़ा चमन है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। जैसे चंडीगढ़ में बताया जा रहा है कि बहुत हरे भरे, वहीं आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में आपको ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर कम देखने को मिलेगा। फिर आप छत्तीसगढ़ में आ जाओ, वहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जिस जहाँ पर ट्राइबल लैंड है ना वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्राइबल पीपल्स जहाँ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, तो वो सारे स्टेट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो है कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे कम आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। साथ ही अदर फैक्टर्स भी है, जैसे कि फंडिंग की कमी है, वीक लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, इम्प्रॉपर जो है प्लानिंग है, जिसके कारण जो है यहाँ पे इकोसिस्टम, कम्युनिटी और जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसलिए ये सारे चीज़ें हैं जो कि इंडिया में कांस्टेंट है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग को इस तरीके का इनिशिएटिव, जैसे कि एनजीओ के साथ एंगेजमेंट हम लोग को बढ़ाना चाहिए, सिविल सोसाइटी, मीडिया और कॉर्पोरेट ग्रुप्स को हम लोग को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जिसको कि हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री के केस में। साथ ही कुछ स्पीसीज़ है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि क्लाइमेट, सॉइल टाइप या फिर टोपोग्राफी को यहाँ पे कंसीडर करके करें। रिसेंट टाइम में आप देखोगे ट्री
ट्रीज़ जो है वो लार्जली प्लांट किया जा रहा है फॉर देयर हायर ग्रोथ रेट से, कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है उस तरीके के ट्रीज़ को जो है ना प्लांट किया जा रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो। साथ ही जो ट्री को यहाँ पे प्लांट किया जा रहा है ना, तो इसमें मल्टीपल बेनिफिट होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल और सोसाइटी को। अगर कहीं पे भी उस तरीके का पौधा लगाया जा रहा है तो उससे लोगों को बेनिफिट होना ही चाहिए, इस तरीके का पौधा लगाया जाए। साथ ही उसमें फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स जो है अच्छे हो, स्मेल अच्छा देना अच्छा दे, तो इस तरीके का जो है प्लांट करना चाहिए। साथ ही रिवर साइड जो ब्यूटिफिकेशन है और ट्री प्लांटेशन है ना, इसके कारण जो लैक ऑफ स्पेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका जो प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ स्पेस ही नहीं कि हम लोग ट्री कहाँ लगाए, फॉरेस्ट कहाँ पे उगाए, तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेटर है कि जो रिवर साइड है वहाँ पे आपको ट्री लगाना चाहिए। साथ ही जो है रोड साइड लगाना चाहिए, तो इससे ये प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा। साथ ही जो अर्बन फॉरेस्ट्री का प्लान है ना, उसको हम लोग को ओवरऑल जो अर्बन एरिया की प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना चाहिए, उसमें इंक्लूड करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे आपका वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि हम लोग को किस तरीके से और बेटर यहाँ पे प्लानिंग लेकर आना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में जो है हम लोग अर्बन फॉरेस्ट्री का जो ये प्लान लेकर आ रहे हैं उसमें बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं गाइस। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सी लेवल राइज से, और जितने भी आर्टिकल यहाँ पे बचे हैं कल इन्वायरमेंट की आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, और नेक्स्ट मंथ का भी आपका आ जाएगा सितंबर मंथ का, तो वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूले, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, इस फैमिली के पार्ट बन जाइए, और आप लोग को डेली बेसिस पे यहाँ पे 9 बजे डेली आप लोग को करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।